दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों को डिफाइन करता है, उसके बारे में प्रावधान करता है। ये टोटल 12 से 35 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 12 क्या करता है संविधान में? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों में जगह जगह राज्य शब्द का यूज किया गया है। संविधान में जगह जगह पे राज्य शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसे करके यूज किया गया है। तो उसी में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 यानी प्रारंभिक अनुच्छेद में ही बता दी गई। ठीक है, अब देखते हैं राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होते हैं? शामिल होते हैं केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका यानी संसद, और जो मंत्री परिषद होते हैं वो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, इसमें दोनों शामिल होते हैं। राज्यों की विधायिका व कार्यपालिका और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ठीक है, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी आदि। ठीक है, देखते हैं हम अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या करता है? अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है कि ऐसी कोई विधि अगर बनाई जाए जो मूल अधिकारों के इससे क्या हो, असंगत हो, जो मूल अधिकारों को छीन रही हो। ठीक है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगी। मतलब मौलिक अधिकार को अगर कोई भी जैसे कोई विधि बना दी जाए, कोई कानून बनाती है सरकार, और वो मूल अधिकारों से असंगत हो। ठीक है, मूल अधिकारों का विरोध कर रही हो या फिर मूल अधिकार जनता का छीन रही हो, तो वो असंगति की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। और 13(2) क्या कहता है? संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। पहले तो ऐसा कानून ही बनाने से मना कर दिया। ठीक है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से असंगत है। लेकिन अगर वो असंगत है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। किसके तहत? 13(1) के तहत। ठीक है, यदि संसद यदि संसद ऐसा कानून बनाती है तो वह भी असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा। और विधि की परिभाषा भी 13 में ही दी गई। विधि की परिभाषा क्या है? विधि की परिभाषा में क्या क्या आते हैं इसे हम देखते हैं। संसदीय अधिनियम आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश आते हैं, राज्यपाल के अध्यादेश आते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम आते हैं, उपविधि आती है, नियम विनियम आते हैं, परंपरा आती है और रूढ़ियां आती हैं। ठीक है, ये सभी विधि की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार इसके आगे स्टार्ट होने वाले, मेन 12 में और 13 में मौलिक अधिकारों को मतलब प्रिवेंट किया गया है। ठीक है, पहले तो राज्य की परिभाषा दे दी गई और फिर क्या बताया गया 13 में कि अगर कोई ऐसा कानून बनाती है सरकार तो वो उस असंगति की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। तो इसमें देखिए मौलिक अधिकारों को देखिए, हमने संविधान से टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले थे। ठीक है, लेकिन वो अभी क्या हो गया है, मतलब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में टोटल 7 प्रकार के थे। प्रारंभ में ये जो अधिकार थे ये 7 प्रकार के थे। ठीक है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो अधिकार है वो कौन कौन से है? समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर आप इसे सीक्वेंस में समझना चाहें तो पहले तो सब में समानता लाना है, फिर सबको स्वतंत्रता देना है। अब स्वतंत्रता आएगी कब? जब किसी का शोषण न हो तब। ठीक है, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता भी देना है, और धार्मिक स्वतंत्रता आएगा तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी देना है। ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी देना है। ठीक है, 6वीं में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, लेकिन इसे क्या किया गया? हटा दिया गया। अब देखते हैं समता का अधिकार। तो समता का अधिकार क्या होता है? अनुच्छेद 12 से यहाँ से ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 12 13 तो पहले ही हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या करते हैं? समानता का अधिकार देते हैं। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार।
23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29-30, फिर है जो था मतलब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है, ठीक है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, ठीक है। आगे देखते हैं समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में सबसे पहले क्या अधिकार है, आर्टिकल 14 में विधि का शासन, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। इसे इसमें लिखा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो भारत के नागरिकों को मतलब विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दे, ठीक है। नागरिकों वर्ड यूज है, ठीक है, नागरिकों वर्ड यूज हुआ है। भारतीय नागरिकों को के साथ साथ ये विदेशियों को भी प्राप्त अधिकार है, किसको, भारतीयों को प्लस विदेशी, ठीक है। ये अधिकार सबको प्राप्त है। और इसमें क्या होता है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण यूज हुआ है, ठीक है शब्द। अब इसको समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता क्या है। तो देखिए इसे हम प्राय शासन की नकारात्मक व्याख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आज भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी संस्कृति जनजातीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग प्रोविजंस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये शासन की मजबूरी है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता यानी कि सबको बराबर रखा जाए। और जो विधि का समान संरक्षण है ये शासन की सकारात्मक व्याख्या है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप मतलब विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, मतलब जो नीचे हैं उनको ऊपर लाने के लिए कुछ प्रोविजंस किए जा सकते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि अर्थात विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। यह कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं है, और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और वहीं जो विधि का समान संरक्षण है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया हुआ है। और वहीं विधि का समान संरक्षण क्या है, ये शासन की सकारात्मक व्याख्या करता है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है और अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। सांसदों और राष्ट्रपतियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। वहीं आर्टिकल 15 कहता है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है, राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। क्या क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीजें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(1) है। फिर कहाँ जाने से, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक तालाब, कुएं आदि में धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, ये है 15(2), ठीक है। और राज्य महिलाओं के और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएगी, ठीक है। ये क्या कहता है, आर्टिकल 15(3) कहता है, क्या कहता है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगी, ठीक है। और अगला क्या है, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाएगी। पहला क्या था कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कराएगी। दूसरा कुछ कुछ स्थान बता दिए हम कि संस्थानों, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक तालाब में जाने से भेदभाव नहीं करेगी। और तीसरा क्या है, कल्याणकारी कार्य करेगी, किसके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, ठीक है। ये कहता है 15(5). 15(6) क्या कहता है, जो ओबीसी हैं, ये ओबीसी एक्ट मतलब ओबीसी अधिनियम के बाद ये सब जोड़ा गया। जब पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ उसके बाद, उसके पहले ही ये सबसे न्यू जोड़ा गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विशेष योजनाएं, ठीक है। अगला है आर्टिकल 16। तो देखिए आर्टिकल 15 जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव से मनाही करता है, वहीं पे जो लोक नियोजन के अवसरों में समानता मिले, इसका कौन प्रोविजन करता है, आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। लोक नियोजन में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सरकार निवास प्रमाण पत्र मांग सकती है, ठीक है। संसद किसी पिछड़े क्षेत्र के स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकती है।
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। तो स्थान आरक्षित कैसा कैसे करना है, देखिए, एक तो स्थान आरक्षित कैसे करना है, एक तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है सरकार, और बैकलॉग को भरने के लिए भी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। ठीक है, बैकलॉग को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। फिर क्या कहता है 16(5), राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, वही जिससे 15(6) में जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों मतलब पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम पिछड़े वर्गों को आरक्षण भी देंगे। ठीक है, तो इंदिरा साहनी वाद इसमें बहुत ही फेमस आता है, 1992 में हुआ था ये वाद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था इसमें कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा, और फिर ओबीसी को क्या किया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, कि इनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया है। क्रीमी लेयर का मतलब है एक वो परत, मतलब जिसके ऊपर रहने वाले लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, जिनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण, और जो उस लेयर के नीचे में है, जिनकी मतलब आय प्रमाण पत्र ये सब बनवाते हैं, ठीक है, तो जिनकी वार्षिक आयु 2 लाख से नीचे हो, उन्हें नॉन क्रीमी लेयर माना गया है। नॉन क्रीमी लेयर को ही आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, क्रीमी लेयर को आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाता है। फिर आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता का अंत, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई बहस इसमें नहीं है, ये एक पूर्ण अधिकार है। ठीक है, कि अस्पृश्यता का अंत भारत में हो चुका है। ठीक है, तो अब कोई किसी से ऐसा भावना नहीं रखेगा। फिर आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या होता है कि जो राज्य है, शिक्षा और सेना के अतिरिक्त राज्य, इसमें मैंने शुरू में ही बताया कि राज्य जगह जगह पे वर्ड यूज होने वाला है। राज्य क्या है, केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, और राज्य क्या है, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, और जो अन्य सार्वजनिक संस्थाएं, मतलब जो सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, वो सब किसके अंडर आते हैं, राज्य के अंडर आते हैं। तो राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा किसी भी भारतीय नागरिक को। ठीक है, किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और विदेशी नागरिक अगर भारत सरकार की सेवा में है, तो क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही मतलब अन्य देश की उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या, अगर कोई विदेशी नागरिक है और वो भारत में किसी सेवा में कार्यरत है, ठीक है, तो वो अगर उसे कोई विदेश में सम्मान ग्रहण करना हो, तो वो बिना राष्ट्रपति जी के परमिशन के वो सम्मान ग्रहण नहीं कर सकता है। बिना राष्ट्रपति जी के परमिशन के वो सम्मान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भारतीय नागरिक जो सरकार की सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी अन्य देश का सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण आदि उपाधियां नहीं है। ठीक है, ये पुरस्कार है, सम्मान है। ठीक है, इसीलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कि जो भी भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये आदि सम्मान है, उपाधियां हैं, उपाधियां नहीं है। ठीक है, उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। ठीक है, तो इसे नाम के आगे या पीछे आप नहीं लगा सकते। फिर आर्टिकल 19 आता है, क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखते हैं 1A में, 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, टेलीफोन टेप नहीं करने का अधिकार, टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है किसी का। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत आज आपका अगर कोई फोन रिकॉर्ड कर रहा है, तो रेडमी के फोन के अलावा जितने भी फोन है उस सब में लिखा आता है योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, रेडमी में ही अभी तक ये फीचर है कि अगर सामने वाला रेडमी के फोन में अगर आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। अन्य किसी भी कॉल फोन में अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करना, घटना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आदि। ठीक है,
हड़ताल इसमें नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर बी क्या कहता है 19 बी, शांतिपूर्ण सम्मेलन। देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन का प्रावधान है इसमें, अफसरों का आप घेराव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना शस्त्र के। और शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ, विचरण, आवास। अब ऐसे इसको क्रम से अगर हम जमाना चाहें तो देखिए हम कुछ लोगों से मिले, ठीक है, ये राम है, ये श्याम से मिला है, ये क्या है, ये राम है, ये श्याम से मिला, ठीक है, सम्मेलन, ठीक है। अब दोनों क्या बनाए, संघ बना लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन के फिर संघ बना लिए, ठीक है। अब संघ बना लिए तो कहीं दोस्त हैं, आप घूमने भी जाएंगे, विचरण करने गए, विचरण करने गए तो कहीं पे क्या किए, कहीं पे स्टे भी किए, रुके भी, ठीक है। याद रखना इन सबको, इस सबको कनेक्ट करने के लिए मैं उदाहरण देके समझा रही हूँ। राम और श्याम क्या किए, शांतिपूर्ण सम्मेलन किए, जिससे इनका क्या बन गया, संघ बन गया, ठीक है। अभी साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, स्टे कर लिए। अब स्टे कर लिए तो फिर क्या किए, अब स्टे करने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि होटल वाले फ्री में तो रखेंगे नहीं। तो क्या किया, अब ये लोग संपत्ति अर्जन करने लगे, ठीक है। और फिर क्या करने लगे, आजीविका चलाने लगे, आजीविका चलाने लगे, आजीविका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, ABCD, F फॉर फंड। ए तो हमारा क्या था, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। बी क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन। और सी क्या है, संघ, सी फॉर संघ। डी से विचरण, और ई से आवास, एफ से फंड, फंड यानी संपत्ति, ठीक है, फंड करके याद रखिएगा, फंड से याद रहेगा, ठीक है। और जी यानी आजीविका चलाने लगे। तो अब आगे देखते हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं दी हुई हैं, क्या क्या सीमा है, मतलब किस किस कंडीशन में आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है, देश की अखंडता और संप्रभुता बनी रहने पर, राज्य की सुरक्षा बनी रहे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे, न्यायालय की अवमानना न हो, मानहानि न हो, लोक व्यवहार और मतलब व्यवस्था, ठीक है, नैतिकता और सदाचार, अपराध उद्दीपन, ठीक है। फिर 19 थर्ड क्या कहता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएं बताई गई है इसमें। 19 थर्ड में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएं, एकात्मक और अखंडता और लोक व्यवस्था। फिर आगे है संघ बनाने की सीमाएं, तो संघ बनाने की क्या क्या सीमाएं हैं, भारत की अखंडता और संप्रभुता बनी रहे, लोक व्यवस्था बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, ठीक है। फिर 19 5 क्या कहता है, विचरण और आवास की सीमाएं, जनसाधारण के हित में हो विचरण और जनजातीय लोगों के हित में हो विचरण। इसी बेसिस पे क्या करती है सरकार, कुछ कुछ जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ जो जनजातीय क्षेत्र है वहां जाना मनाही है, ठीक है। आजीविका की सीमाएं, और आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, 20 21 और 22 को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोष, प्राण और गिरफ्तारी, ठीक है, दोष, प्राण और गिरफ्तारी, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, फिर उसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फिर है गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। फिर इसमें क्या दिया गया है, इसमें 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं 20 में, नो एक्सपेक्ट टू लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन। मैं आपको समझा देती हूँ, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो क्या हो, अपराध के समय लागू हो, अर्थात आपराधिक कानून का भूत लक्ष्य क्रियान्वयन नहीं हो सकता। मतलब जो अगर क्राइम आज हुआ है और उसके लिए कानून आप 1 महीने बाद बना रहे हो, तो मतलब उसके 1 महीने बाद बने कानून के बेसिस पे उसको अभी के अपराध के लिए सजा नहीं मिल सकती है। अभी उसके कार्य करते के समय जो भी कानून लागू होंगे उसको उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ठीक है। यह सिविल कानून के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। नो डबल जियो पार्टी, नो डबल जियो पार्टी का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, और विभागीय कार्यवाही अलग से कर सकते हैं, जैसे कोई अगर विभाग में कार्य करता है तो वो विभाग सस्पेंड कर सकती है, लेकिन अगर जो न्यायालय है वो क्या करेगी, एक अपराध के लिए एक ही दंड देगी, ठीक है। एक अपराध के लिए मतलब 2 या 2 से अधिक दंड नहीं दिए जा सकते। फिर नो सेल्फ इंक्रीमेंटेशन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं, पुलिस जोर जबरदस्ती से किसी से क्राइम अगर उगलवा रही है तो आप भले पुलिस के सामने कबूल दो, आपका
कोई भी बयान उस वक्त मान्य नहीं होगा। ठीक है, पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान मान्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मजिस्ट्रेट के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए। और अगर पुलिस कई बार मारते भी रहती है, मार मार के उगलवाने की कोशिश करती है, या फिर अगर आप मतलब क्या हो, कल्प्रिट हो या ना हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, थोड़े दिमाग से काम लेना है। आप जज के सामने सच बोल दो, ठीक है, कि हमने ये नहीं किया है, तो जज क्या करेंगे, उस हिसाब से आगे की कार्यवाही जारी रहेंगे। फिर देखिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अंगूठे का निशान लगाने से भी मनाही है। आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, आप आपके ब्लड सैंपल भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंडर नहीं आता, इससे संरक्षण नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कल्प्रिट नहीं भी हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाइए, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 क्या होता है, केवल आपराधिक कानूनों के लिए लागू होता है। ठीक है, आपराधिक कानूनों के लिए, क्रिमिनल लॉस के लिए ये संरक्षण देता है। फिर उसके बाद जो इधर मतलब जैसे जो फौजदारी मामले होते हैं, जो घरेलू मामले होते हैं, उनके लिए ये संरक्षण नहीं देता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या सिर्फ जीवन जीना ही काफी है? तो इसमें क्या हुआ, न्यायालय ने क्या किया, गोपालनवाद में बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की थी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। मतलब इसे अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य जीवित रहना, या मतलब जीवित रहना तथा बंधक नहीं बनाया जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पहले तो गोपालनवाद में न्यायालय ने माना कि आपको कोई बंदी नहीं बना सकता और केवल जीवित रहने के अधिकार को। ठीक है, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, सुधारा गया, पुनः सुधारा गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, जीवन जीने से नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने से इसे लिया गया है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। फिर इसमें बहुत सारे कानून को लागू किया गया कि निम्न बातों का होना गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ आप जिए, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार है आपका। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिए हैं, जैसे मैं रैंडम पढ़ देती हूँ। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधीवाद में दिया गया था ये, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। जो भी मैंने सूची दी हुई है इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21A क्या कहता है? 21A कहता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कब? शिक्षा का अधिकार किसे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ये कब लागू हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और 2010 से इसे क्या किया गया? लागू कर दिया गया था। ठीक है, आया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन इसे लागू किया गया 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से ये क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, और अब देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण। ये क्या करता है? गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक होता है। ठीक है, विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार दिया जाता है और 24 घंटे के विरुद्ध क्या किया जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसमें यात्रा का समय अलग माना जाता है। ठीक है, लेकिन दो प्रकार के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं होते। एक तो शत्रु देश के नागरिक। शत्रु देश के नागरिक मतलब अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो उसे यह अधिकार नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से अगर कोई घुसपैठिया भारत में पकड़ा जाता है तो उसे यह अधिकार नहीं दिया गया है। निवारक निरोध के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसे भी अधिकार नहीं दिया गया। निवारक निरोध देख लेते हैं। निवारक निरोध क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी संदिग्ध मतलब चीजों के साथ, या फिर जैसे माना कि
कोई व्यक्ति जिसके आतंकवादी होने का या फिर राष्ट्र के विरुद्ध कोई बयान देने का ऐसा देशद्रोही टाइप लोगों के कैटेगरी में आता है, तो उसे क्या करते हैं, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत रखा जाता है। इसे 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की गवित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश से निरोध की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, उसे निरोध का कारण जानने का अधिकार है, लेकिन जनहित में कुछ तथ्यों को नहीं भी बताया जा सकता है। तो दूसरा क्या कहता है, निरोध किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपील करने का भी अधिकार है। ठीक है, निवारक निरोध के कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अवधि 3 माह से हटाकर 2 माह तक कर दी गई है, लेकिन उसे अभी तक कानून नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसे 2 माह तक कर दी गई है। वे विषय जिन पर केवल संघ निरोध कानून बना सकती है वो कौन कौन से हैं? रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामले। ठीक है, एक तो रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामले। ठीक है, और संघ और राज्य दोनों निवारक कानून बना सकते हैं। कौन कौन से है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आपूर्ति एवं सेवाओं को बनाए रखने में। निवारक निरोध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। निवारक निरोध के क्या क्या उदाहरण है? निवारक निरोध अधिनियम 1950, 1971 में मीसा आया था, फिर PVMSECA आया था कब? 1980 में, फिर नासा 1900। ठीक है, नासा का क्या मतलब है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर उसके बाद आया था टाडा 1985 में, फिर ये 1988 में निवारक निरोध आया था, फिर कोटा 2002 में लास्ट में लागू किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है? बालात श्रम का निषेध करता है। ठीक है, बालात श्रम, बाल श्रम क्या है? 24 है और बालात श्रम 23 है। ठीक है, बालात श्रम क्या कहते हैं? जैसे दास प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, ऐसी प्रथाओं को बालाश्रम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि भारत में बालाश्रम का निषेध होता है। आर्टिकल 23 ये घोषणा करता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया जा रहा है। मतलब अगर कहीं होगा तो वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसके तहत क्या किया जाएगा? दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, बालाश्रम के प्रतिषेध के तहत बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और युद्ध के समय सरकार किसी की भी सेवा ले सकती है, ऐसा भी इसमें लिख दिया गया है कि अगर कंडीशन युद्ध वाला हो तो क्या कर सकती है सरकार? किसी भी समय सेवा ले सकती है किसी की भी। ठीक है, और आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 है बाल श्रम। बाल श्रम यानी कि घर मतलब जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं जो उनको कारखाने और खदानों में काम करने से प्रतिषेध है। ठीक है, मतलब उनसे कोई काम नहीं करवा सकता, इसका प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, वरना कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। वर्तमान में 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन घरेलू व्यवसाय में क्या कर सकते हैं? वो माता पिता की सहायता कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? वो धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और उसका आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार देता है। क्या है? अंतःकरण कर सकते हैं हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसे भी कब किया जाता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है 3 कंडीशंस में। यदि ये नैतिकता के विरुद्ध में हो, नैतिकता, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था का क्या कर रही हो? विरोध कर रही हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पे कुछ मतलब नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहते हैं? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। ठीक है, इसमें क्या है? इन कार्यों का प्रबंधन देखना और चल अचल संपत्ति अर्जित करना। फिर आर्टिकल 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय। मतलब जैसे देखिए, धर्म को मानना, कार्यक्रम करना और करों से प्राप्ति होती है। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप पैसे दान कर रहे हो तो उसमें कर नहीं देना है। ठीक है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको करों से छूट मिलती है। ठीक है, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनको करों से छूट प्राप्त होती है। फिर अगला है 28 है शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या करता है ये? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है।
राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था में कोई भी, जैसे किसी भी सरकारी स्कूल में क्या किया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसी को ये बोल रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निजी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें उपस्थित होने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। जैसे हॉली क्रॉस ये सब स्कूल रहते हैं, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल रहते हैं, मतलब जो क्रिश्चियन वाले स्कूल रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन आपको बैठना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर 29 और 30 क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। 29 क्या घोषणा करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में सभी प्रकार के नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति वो भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल देखिए, जहां पे आर्टिकल 29 इसकी एक विस्तृत व्याख्या करता है कि वो क्या करता है, भारत में रहने वाले नागरिकों यानी सभी भी, ठीक है, इसमें सबको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, ये एक विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। इसमें सभी नागरिकों को मतलब जितने भी लोग अल्पसंख्यक है सभी को ही अधिकार प्राप्त है। वहीं पे आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यकों को अधिकार दे रहा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उनका प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से रिलेटेड अधिकार है, ठीक है। धर्म व भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये भी कहा गया है। यहाँ पे लिखा मैंने मेंशन भी कर दिया कि आर्टिकल 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी क्या है, उपलब्ध है अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसे तो हटा दिया गया था। कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया था। इसे मतलब 1978 में हटा के इसे आर्टिकल 300 ए में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अब ये मूल अधिकार नहीं है, क्या है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और विधिक अधिकार, इसे मैं आगे की कक्षाओं में समझाऊंगी। फिर आर्टिकल 31 ए है, क्या है, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 31 बी क्या कहता है कि 9वीं अनुसूची में इसे क्या किया गया है, इस अधिनियम को जो मतलब जो भूमि सुधार अधिनियम है, इसे क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था, ठीक है। संपत्ति वाले जितने भी अधिनियम है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। मतलब न्यायालय कभी ये नहीं बोल सकते कि ये संपत्ति पे अधिकार है, इसका संपत्ति पे अधिकार है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो सड़क बनाने के लिए किसी का भी घर तोड़वा देती है। यही पे यहाँ पे यही बात शॉर्टकट में किया जा रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 32 देखते हैं, तो ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये टोटल 5 प्रकार के अधिकार होते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।